हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 8 साइंस। ठीक है। जो कि जिसका टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। अब देखो बच्चों, आप कहीं ना कहीं जानते हो इन वर्ड्स को, बहुत टाइम से सुनते आए हो, बचपन से ही सुनते आ रहे हो, फोर्स प्रेशर। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत डिटेल में कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है। कभी आपने देखा है, अगर आप किसी बॉल को ऐसे लुढ़का देते हो, है ना, तो वो चलती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है ना। या कोई बहुत तेज से बॉल आ रही हो, आप उसको हाथ से अपने रोक सकते हो, है ना, हाथ लगा के। या फिर आप देखो, आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग बॉलर आपको बॉलिंग करता है आपकी तरफ, है ना, लेकिन आप क्या करते हो, बॉल बॉल फेंकी तो आपकी तरफ जाती है, लेकिन आप उसको बैट से मारते हो दूसरी डायरेक्शन में, तो आप क्या कर रहे हो, बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है, आ, कोई चीज फास्ट मूव कर रही हो तो आप उसको स्लो कर देते हो रोक के, है ना। तो इन सब में हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, फोर्स लग रहा है। हम वैसे ही बोल देते हैं कि फोर्स लगाया है हमने, है ना। लेकिन फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे। तो फोर्स या तो पुश होता है या तो पुल होता है। कैसे, अभी समझ जाएंगे हम एकदम छोटे से एग्जांपल से। देखो, यहाँ पे देखो, कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, है ना। अगर आप बुक को मूव कर रहे हो तो आप कैसे मूव करा सकते हो, या तो आप उसको पुश कर सकते हो, या पुल कर सकते हो, या लिफ्ट भी कर सकते हो। तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, है ना। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, तो आप क्या करोगे, या तो पुश कर लोगे डोर को, है ना, या तो पुल करोगे डोर को। लेकिन लिफ्ट थोड़ी करोगे, हाँ लिफ्ट भी करोगे, लिफ्ट भी कर सकते हो डोर को। आपने देखा है दुकानों में जो शटर होता है वो लिफ्ट करके ओपन होता है ना। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, अब ये तो है ही है। आप वेल में बकेट को छोड़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो उसको, है ना, धीरे धीरे नीचे उतारते हो विद द हेल्प ऑफ रोप, है ना। फिर पानी जब उसमें भर जाता है तो फिर आप पुल करते हो उसको ऊपर। पुल करके जब वो एकदम ऊपर आ जाता है फिर आप उसको लिफ्ट करते हो, दूसरे डब्बे में भरते हो पानी, है ना। तो तीनों काम इसमें भी हो रहा है। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, इसमें क्या होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, पुश करता है बॉल को, है ना। किक जब मारता है तो किक मारना क्या है, वो अपने से दूर कर रहा है। पुश करने का मतलब अपने से दूर करते हैं ना किसी चीज को हम। तो वो किक मारता है तो पुश तो करता ही करता है, पुल नहीं करता है अपनी तरफ, खींचता नहीं है किक मारते समय, है ना। और ना ही लिफ्ट करता है। लिफ्ट हो सकता है हो जाए बॉल थोड़ी सी, जब हम किक मारते हैं तो वो थोड़ी सी हवा में भी जाती है ना बॉल। अ क्रिकेट बैट अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, हाँ, जब आप बॉल को हिट करते हो क्रिकेट की तो क्या होता है, पुश ही होता है उसमें, है ना। आप अपनी बॉल को दूर कर रहे हो बैट से मार करके, है ना। पुल तो इसमें होता नहीं है। और लिफ्ट लिफ्ट भी नहीं, वैसे तो बॉल लिफ्ट हो जाती है लेकिन आप इसमें नो लिखोगे, ठीक है। पुश और पुल, पुश रहेगा पुल नहीं रहेगा इसमें, है ना। मूविंग अ लोडेड कार्ट, लोडेड कार्ट को अगर मूव कराना है आपने तो आप क्या करोगे, पुश करोगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पुश भी कर सकते हो, या आप उसमें क्या कर सकते हो, बुल्लक लगा करके पुल भी कर सकते हो। लिफ्ट आप इसमें नहीं करते हो, है ना, लिफ्ट नहीं करते हो आप इसको। तो पुश पुल दोनों यस रहेगा। ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर ओपन करने के लिए आप क्या करते हो, पुल करते हो, है ना, पुश नहीं करते। और लिफ्ट 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 ड्रॉर में लिफ्ट होता है, लिफ्ट कुछ करते हैं हम ड्रॉर में, कोई ऐसा ड्रॉर देखा आपने, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पुल ही होगा, पुश नो हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा ज्यादातर फोर्सेस क्या है, या तो पुश है या पुल है ना। थोड़ा बहुत लिफ्ट भी हो सकता है। और बाकी सब जो है, पिकिंग हिटिंग लिफ्टिंग, ये सब इसी के कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव है चीजें, इनसे मिलती जुलती है ना, पुश या पुल से, है कि नहीं। तो फोर्स को आप क्या कह सकते हो इन साइंस, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश या तो पुल करते हैं हम, तो उसको फोर्स कह सकते हैं, है ना। We can say that motion imparted to objects was due to action of a force। और जब आप पुश या पुल करते हो तो उसमें मोशन आती है कुछ, है ना, अपनी जगह से वो हिलता है, उसमें कुछ मोशन आती है। तो आप फोर्स लगा के क्या कर रहे हो, उसमें एक मोशन इम्पार्ट कर रहे हो, है ना, उस ऑब्जेक्ट में, है कि नहीं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं।
जैसे एक कार है, देखो कार को आप धक्का मार रहे हो तो पहले तो वो रुकी हुई थी, पर अब जब धक्का मारते हो तो धीरे धीरे आगे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है। तो ये आपने फोर्स अप्लाई किया है ना। अब यहाँ ये लड़कियां हैं, देखो एक दूसरे को पुश कर रही हैं, है ना, धक्का मार रही हैं। तो हो सकता है एक दूसरे को ओवरकम कर जाए, है ना। जो दूसरे को ओवरकम कर जाएगी उसके डायरेक्शन में चल जाएंगे दोनों के दोनों, है ना। मान लो ये वाली इसको ज्यादा जोर से धक्का मार देगी तो दोनों इसी डायरेक्शन में चल जाएंगे। अब इसमें देखो क्या कर रही है, एक दूसरे को पुल कर रही है ना। तो फोर्स लगा रही है ये पे, यहाँ पे भी लग रहा है ना। अब इसमें कहना मुश्किल है कौन किसको खींच रहा है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा है। तो ये कितना ही फोर्स लगाए, शायद वो आगे आ जाए, उसकी मर्जी हो तो, नहीं मर्जी होगी तो ये वही इसको खींच लेगा, है ना। फोर्स का और कौन सा एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। आप देखो, एक मान लो अगर आप दीवार को धक्का मारते रहो तो क्या दीवार अपनी जगह से मूव करेगी? कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करती मूव? क्योंकि दीवार को मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, है ना। और वो फोर्स में भी आप नहीं उतना जनरेट कर पा रहे हो। अब देखो इस केस में अगर आप देखो ये कार में, अब कार क्या है, बहुत हैवी है मैन से, है ना। तो जब वो फोर्स लगाना शुरू करता है इनिशियली तो कार नहीं मूव करती है, लेकिन वो एक पॉइंट पे इतना फोर्स लगाता है कि कार मूव करना शुरू कर देती है ना। लेकिन तो जब तक आप एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं पहुंचते हो तब तक वो मूव नहीं करती है ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक मान लो हैवी सा बॉक्स ले लो, आप उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे थे, बहुत भारी है वो, नहीं हिल रहा। फिर आप अपने फ्रेंड को बुलाते हो, दोनों मिलकर के धक्का मारते हैं तो वो मूव कर जाता है। बट दूसरा सिनारियो देखो, वही बॉक्स हो, एक तरफ से आप धक्का मारो, दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड धक्का मार रहा हो, तो मूव होगा? बिल्कुल मूव नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ऊपर से वो भारी तो है ना। ऐसे ही हम टग ऑफ वॉर गेम खेलते हैं ना, लाइन खींच के एक रस्सी से इधर उधर, अब जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा उस तरफ खिंच जाती है दूसरी टीम, और ये वाली टीम जीत जाएगी। अगर मान लो इन्होंने ज्यादा तेजी से खींच दिया, फोर्स ज्यादा लगा दिया तो, और ये लाइन क्रॉस कर गए तो ये जीत गए, है ना। या इन्होंने ज्यादा लगा लिया तो ये जीत जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, है ना। जैसे इस केस में हो रहा है, अगर फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इन दोनों का फोर्स लग जाएगा, है ना। मान लो ये येलो वाला 10 का फोर्स लगा रहा है और पीछे वाला 20 का फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मान लो 10 था वो 20 था, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो अब खाली 10 का ही फोर्स रह जाएगा। तो ये 10 का फोर्स से हिल सकता है कि नहीं हिल सकता? अगर हिल सकता होगा 10 के फोर्स से तो मूव कर जाएगा, नहीं हिल सकता होगा तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। हम्म, चलो, तो होप समझ में आ गया हो। अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? नॉर्मली कोई भी चीज ना आपकी रेस्ट में रहती है ना। लेकिन जब वो मोशन में होती है, आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। या कोई चीज मोशन में थी और वो रेस्ट पे आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, उसका चेंज ऑफ मोशन हो गया है ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, कोई बॉल हो, रबर की बॉल हो, किसी ने फेंकी दूर से और आप अपना हाथ लगा के उसको रोक लेते हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, बॉल को रोकना मतलब क्या हो गया, आपने उसको स्टेट ऑफ अफेयर उसका चेंज कर दिया, स्टेट ऑफ मोशन आपने उसका चेंज कर दिया, है ना। ऐसे ही गोलकीपर भी क्या करता है, बॉल को रोक लेता है। अगर जब मारता है किक, जिसको पेनल्टी मिलती है वो किक मारता है, तो गोलकीपर क्या करता है, बॉल को रोकता है ना। और जब वो बॉल को रोक लेता है तो क्या होता है, बॉल की स्पीड सडनली जीरो हो जाती है। तो उसने क्या किया, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया, है ना, ऑल ऑफ अ सडन। अब आप इसमें देखो ये क्या कर रहा है, ये इसको लगातार फोर्स देता जा रहा है ना, तो वो भागता ही जा रहा है, टायर भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखो, स्टेट ऑफ मोशन के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन भी आराम से चेंज कर सकते हैं ना। मान लो एक बॉल आ रही थी तेजी में, कॉस्को की बॉल, आप हाथ लगा के उसको बॉल को धीरे भी कर सकते हो, है ना, या फिर बिल्कुल रोक भी सकते हो,
कई बार होता है ना कि आप मान लो कि कीपिंग कर रहे थे बॉल को, बॉल आई, आपने हाथ तो लगाया, कट मारा किसी ने, उसने आपने हाथ तो लगाया लेकिन बॉल रुकी नहीं, निकल गई। बट क्या होगा, बॉल की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। लेकिन कई बार रुक भी जाती है, आपने हाथ लगा दिया पूरा जोर से, पूरा फोर्स लगा दिया तो आप उस बॉल रोक लिया। पर कई बार क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। ये डायरेक्शन चेंज आप बेस्ट समझ सकते हो बैट से, है ना। बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में, आपने उसको दूसरे लेग डायरेक्शन में मार दिया, तो आपने क्या किया, डायरेक्शन ही चेंज कर दी बॉल की, है ना। तो फोर्स से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं किसी भी उसकी, ठीक। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स से क्या क्या हम कर सकते हैं, फोर्स से हम स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन भी कर सकते हैं, फोर्स से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, है ना। अब फोर्स से हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप देखो, जो आटा होता है घर में, देखा है, उसको पानी डाल करके फिर आप उसको गूंथते हो, है ना। तो क्या हो रहा है उसमें, शेप चेंज हो जाती है आटे की, है ना। या फिर आप देखो, आपकी बाईसाइकिल की सीट पे आप बैठो तो थोड़ा सा धस जाती है ना, तो क्या हो रहा है, आप उसमें फोर्स लगा रहे हो तो उसकी स्टेट ऑफ शेप में चेंज आ गया, है ना। ऐसे ही अगर आप रबर बैंड में कुछ लटका दो नीचे भारी सी चीज, तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, है ना। और अगर आप प्लास्टिक का मेट स्केल लो, प्लास्टिक या मेटल का एक स्केल लो, है ना, और उसको दो ब्रिक्स या बुक्स के ऊपर रख दो और उसके ऊपर में कुछ वेट डाल दो, तो उसका शेप चेंज नहीं हो जाती है, ऐसे बीच में से बेंड कर जाएगा, है ना। करके देखना तुम लोग। तो हमें क्या पता चल सकता है कि फोर्स से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, है ना। कोई चीज अगर खड़ी है तो उसको मूव भी करा सकता है फोर्स, है ना। फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को या तो कम कर सकते हैं या तो हम स्पीड को और भी बढ़ा सकते हैं फोर्स से, है ना। फोर्स स्पीड किस में बढ़ा रहे थे हम, वो टायर वाले एग्जांपल में, ये देखो, ये देखो, एक सर्टेन शुरू में वो जब उसको दौड़ाता है तो वो धीरे धीरे दौड़ बढ़ती है ना, धीरे धीरे टायर दौड़ता है, लेकिन उसको लगातार फोर्स देता रहता है तो वो स्पीड पकड़ता रहता है टायर, है ना। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फोर्स से हम स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। फोर्स से हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। अब फोर्स या तो ये सारी की सारी चीजें करता है, या तो इनमें से कुछ एक चीजों को तो करता ही करता है ना, एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो होप अब आपको फोर्स का फंडा समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। हुँ? अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्सेस। अब नाम ही बता रहा है कांटेक्ट फोर्सेस, तो आपको समझ में आ गया कि दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, और कांटेक्ट है तो मतलब कि दोनों के बीच में कांटेक्ट भी होगा, है ना। तो सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है, जहां जो भी जहां पे मसल्स का यूज हो रहा हो, मसल के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा हो, वो आपको मस्कुलर फोर्स में आएगा। जैसे कि आप देख लो, ये मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल, एनिमल पहले होती थी ना बैलगाड़ी, तो बैलों का बैल खींचते थे, है ना। तो मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं, अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं ना। दूसरा क्या एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है, अगर आप लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, अगर आप बट बकेट ऑफ वाटर को उठाते हो, है ना, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, है ना। साथ में और क्या, कहाँ कहाँ लगा रहे हो आप, स्कूल बैग जो आप लेके जाते हो अपनी पीठ पे, तो भी आप मस्कुलर फोर्स ही लगा रहे हो। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मस्कुलर फोर्स, आपके कांटेक्ट फोर्स ही आता है ना। फिर दूसरा कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। अब देखा आपने, कई बार फर्श में पानी ज्यादा होता है या साबुन का पानी है तो मम्मी कहती है धीरे चलो, है ना, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, या केले के छिलके पे पड़ा हुआ होता है तो आदमी कई बार गिर जाता है ना। क्यों गिरता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन क्या चीज है सर, पहले ये तो बताओ। देखो, दो जब भी कोई दो सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में आते हैं, है ना, तो उनके बीच में ना एक फोर्स लगता है, ठीक। और वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक। फॉर एग्जांपल, आप देखो बॉल को ना, अभी अपने फर्श में लुढ़का के देखना,
आप देखना धीरे धीरे बॉल रुक जाएगी। वो क्यों रुकती है? हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया उसका अगेंस्ट में। हमने क्या पढ़ा अभी फोर्स में इससे पहले? जब कोई अगेंस्ट में फोर्स लगेगा तभी तो वो रुकेगी, वरना तो उसको चलते रहना चाहिए था, क्योंकि हमने फोर्स दिया उसको, है ना। बट वो रुक जाती है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। अब देखो आप साइकिल चला रहे हो, है ना, आप खूब जोर जोर से पैडल मारो, उसके बाद पैडल मारना छोड़ दो, फिर आप देखोगे थोड़ी देर बाद साइकिल ना वो रुकने लग जाएगी, धीरे हो जाएगी, है। क्यों होता है ये सब चीजें? क्योंकि आपका जो है टायर और जो रोड के सरफेस है उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक, जो कि अपोज कर रहा है मोशन को, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इनके बारे में आप बहुत सारे चीजें पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। अभी आप सिर्फ इतना ही जानो, ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है ना। अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी फोर्स होते होंगे जो बिना कॉन्टैक्ट में दो ऑब्जेक्ट आए हुए भी एक दूसरे पर लगाते हो। तो इसके लिए आपको सबसे मैग्नेटिक फोर्स आता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके लिए आपको एग्जांपल दे रखा है। मान लो इस तरीके से 3 पेंसिल लो और एक पार मैग्नेट ले लो, ठीक है, और दूसरा पार मैग्नेट अपने हाथ में रखो, 3 के ऊपर पार मैग्नेट रख दो। अब आप देख लो, मान लो अगर इसका नॉर्थ पोल लाते हो और उसका साउथ पोल यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल है उसका साउथ पोल, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो ये आगे की तरफ आने लग जाएगा, है ना, मूव करने लग जाएगा इसके ऊपर। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लेके आओगे तो क्या करेगा? ये अपोज करेगा, तो ये पीछे भागने लग जाएगा, है ना। आपने देखा होगा, दोनों को टच नहीं कराना, बिना टच कराए आप फील कर सकोगे ये चीज को। तो ये क्या हो रहा है? 100% फोर्स लग रहा है तभी तो मूव हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, वरना ऑब्जेक्ट मूव ही ना करेगा, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। हमने पढ़ा है फोर्स का डेफिनेशन में, वो पुल लग रहा होगा, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से वर्क करता है ना, ठीक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये एक नई चीज है आपके लिए। आप ना करना क्या कि आपके बुक में कुछ और एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ जो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट भी, आप कर भी पाओगे अपने घर पे। आप ना थोड़ा सा पेपर फाड़ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना, खूब छोटे छोटे टुकड़े, ठीक। उसके बाद क्या करना, अपनी कंघी लेना, है ना, कंघी या पेन लेना, उसको बालों में खूब रगड़ना अपने, या चद्दर पे रगड़ लेना, और उसके बाद जाकर के पेपर के पास रखना उसको। आप देखना फटाक से पेपर क्या होगा उस पर चिपकने लग जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे केस में आप क्या कर सकते हो कि, हाँ, तो ये क्या हुआ, जब आपने रगड़ा ना अपने उसको, कॉम को, है ना, चद्दर में या अपने बालों में, तो उसमें क्या हुआ, चार्ज पैदा हो जाते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी चीज को रगड़ते हो तो क्या बनता है, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं उस बॉडी पे, ठीक। तो वो उसको पेपर्स पे, उस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले ऑब्जेक्ट पे क्या कर देता है, उसका अपोजिट चार्जेस डेवलप करा देता है, उसको नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, है ना, पता है ना। जैसे मैग्नेट में है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है 11th 12th में जाकर के, अभी बहुत दूर है वो क्लासेस, तो अभी इंजॉय करो, इतना ही जानना काफी है आपके लिए, ठीक है। अब तीसरा आपका कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक। आपने देखा है, अगर आप, आपके हाथ में कुछ भी चीज हो, अगर आप उसको छोड़ दो तो एकदम नीचे की तरफ जाती है, पृथ्वी सरफेस की तरफ जाती है ना। जैसे कुछ ऊपर भी फेंको तब भी वो नीचे आ जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स लगा रही होती है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटी का फोर्स बोलते हैं। इस दुनिया में ना हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक। बस डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो इस अर्थ पे सबसे ज्यादा बड़ी चीज कौन सी है? अर्थ खुद है ना। अर्थ से बड़ा कुछ है इस अर्थ पे? नहीं है ना। इस अर्थ पे अर्थ से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो इस चलते हर चीज अर्थ की तरफ ही खिंचती है, अर्थ की सेंटर की तरफ खिंचती है, तो कुछ भी आप फेंको वो नीचे ही जाएगा, है ना।
उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, अब देख लो पानी को आप कहीं भी डालो ऊंचे से ऊंचा, वो नीचे की तरफ ही जाएगा, है ना, अपने आप नीचे की तरफ जाने लग जाता है। चलो फोर्सेस बहुत पढ़ लिए यार, अब थोड़ा सा प्रेशर पढ़ते हैं। प्रेशर तो और भी आसान चीज है, कुछ भी नहीं पढ़ना प्रेशर में, थोड़ा सा बस 5 मिनट और ध्यान लगा लो, अभी खत्म कर देते हैं प्रेशर भी। बड़ा चटनी पीस प्रेशर चीज है। देखो, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि साइक्लोन वगैरह जो आते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपकी रूफ टॉप को भी उड़ा देते हैं। रूफ टॉप मतलब आपके लेंटर की छत नहीं, आपने देखा होगा जो लोहे वगैरह की छतें होती है, कई बार वो उड़ जाती है। मैंने तो देखा हुआ है, आप वीडियो देख लेना, है ना, यूट्यूब पे बहुत वीडियो होंगे ऐसे। तो वो क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? तो आपने पढ़ा था कि एयर प्रेशर का डिफरेंस जब होता है तो ऐसा होता है ना। बट हम पढ़ेंगे प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो, आप एक नेल लो, ठीक, और अगर आप उसको किसी लकड़ी में ठोकना चाहते हो या दीवार में ठोकना चाहते हो, तो आप किधर से ठोकोगे, उसके हेड की तरफ से ठोकोगे या उसके टेल की तरफ से ठोकोगे, जहां पॉइंटेड रहता है टेल की तरफ। अगर आप हेड की तरफ से ठोकोगे, अगर आप टेल की तरफ से ठोकोगे और हेड को डालना चाहोगे लकड़ी के अंदर, तो कितना मुश्किल होगा, आप सोच के देखो, है ना। लेकिन अगर आप हेड ऊपर रखो और टेल नीचे रखो और तब आप स्ट्रक करते हो, तो बड़े आराम से चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, सोचा आपने? या फिर आप सोच के देखो, अगर एक चाकू लो और वो ना धारदार नहीं हो और फिर सब्जी काटो, तब देखो कितना मुश्किल होगा उसको काटना। लेकिन अगर एकदम नुकीला होगा आपका चाकू, तो सब्जी फटफट कटेगी। या फिर कैंची लो जिसमें धार ना हो, फिर देखो कपड़ा काट के कटेगा ही नहीं कपड़ा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही धारदार हो कपड़ा हो, धारदार कैंची होगी तो फटाफट कपड़ा कट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर, प्रेशर पढ़ेंगे अब हम। प्रेशर को सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक, अब देखो, आपने कभी देखा जो पोर्टर होते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो अपने सर पे गमछा सा बांध लेते हैं, उसके बाद उस सामान रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गमछा नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, सारा सामान का बोझ एक पॉइंट पे जाएगा, फिर उसको बहुत बड़ा मुश्किल होगा, अनकन्वीनियंट होगा, है ना। लेकिन वो गमछा बांध लेते हैं तो क्या होता है, वो फोर्स पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसका, है ना, पूरे सरफेस पे। तो वो उतना अनकन्वीनियंट नहीं रह जाता फिर उठाना, है ना। तो आपने देखा, अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एरिया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्मॉलर एरिया होगा तो लार्जर प्रेशर लगेगा, है ना। तो आप देख लो कील का जो टेल एंड है, उसका एरिया कितना कम होता है, एकदम छोटा सा होता है। इस चलते जब आप फोर्स लगाते हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर से वो अंदर जाता है ना, आराम से अंदर चला जाता है। तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना कम प्रेशर लगेगा और उतना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स कम से कम लगाएं हम, ये हमारा मकसद होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया कम करते जाते हैं। तो धार लगाने का मतलब क्या होता है, धार लगाने का मतलब ये है कि जो आपका सरफेस कांटेक्ट में आता है ना, चाकू का जो सब्जी कांटेक्ट में, उसको वो और कम कर देता है धार लगा के, और कम कर देता है ना, मेटल को घिस देता है वहां से, और एकदम कम एरिया को कम कर देता है, शार्प कर देता है, ताकि जब आप फोर्स लगाओ तो फट कट जाए। ठीक, ये मकसद रहता है हमारा। तो सॉलिड के बारे में तो चलो सर हमने पढ़ लिया कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर लगाती है? बिल्कुल लगाती है। आप देख लो, दो एग्जांपल दे रखे हैं आपके बुक में। एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, उसमें क्या करो आप, 25 सेंटीमीटर का टेस्ट ट्यूब लो और जिसका डाया 5 to 7.5 सेंटीमीटर हो। फिर एक रबर का आप बैलून ले लो छोटा सा, ठीक है, बैलून ले लिया, उसमें आप पानी भरना शुरू करो। ठीक, अब आप देखो, जैसे जैसे पानी का कॉलम बढ़ाओगे तो नीचे में आप देखोगे बैलून का भी डाया बढ़ता जाएगा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर जो है प्रेशर एग्जिस्ट, प्रेशर लगा रहा है ना सरफेस पे, इसके सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, और उसके प्रेशर के कारण वो क्या कर रहा है, फैल रहा है बैलून का सरफेस, है ना। पानी
इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो उसको फैलाएगा, है ना? तभी तो ये फैल रहा है, वरना नहीं फैलता वो। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, एक और एग्जांपल लिया, एक प्लास्टिक की बोतल लो, इन्होंने बोला है, और दूसरा आप क्या लो, एक कांच की ट्यूब लो, ठीक, फिर से उसको थोड़ा सा गर्म करो और साइड से घुसा दो उसमें, ठीक, बोतल में, और उसके बाद इस कांच की बोतल में फिर से आप लगा दो बैलून, और अब पानी भरो। अब आप देखो क्या हो रहा है उसमें, अभी भी भरेगा वो, है ना? अभी भी वो प्रेशर इस पे लगा रहा है, बैलून के ऊपर, हम देखते हैं। तीसरा एग्जांपल आप ले लो, क्या करते हैं हम, एक बोतल लेते हैं, उसमें सेम हाइट पे छेद करते हैं कुछ एक, फिर उसमें पानी भरते हैं, तो आप देखोगे ना कि जो पानी निकल रहा है सब इक्वी डिस्टेंस पे निकल रहा है, जो बाहर जिस जे ये जितने डिस्टेंस पे गिर रहा है ना, उतने ही डिस्टेंस पे ये भी गिर रहा है, इक्वली गिर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर से प्रेशर इक्वल लग रहा है ना? यही हो सकता है, तभी तो बराबर बराबर गिर रहे हैं ये। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड तो प्रेशर लगाता ही लगाता है सरफेस पे, है ना? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये तो साफ हमें दिख रहा है कि नहीं? चलो, और गैसेस प्रेशर लगाती है कि नहीं लगाती है कंटेनर पे? इस तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप देखो, बैलून को लगा के, बैलून का एग्जांपल देख लो। अगर आप बैलून को फुलाते हो मुंह से, फिर आप अगर उसको छोड़ दो, इन्फ्लेटेड बैलून को, तो क्या होगा, सारी की सारा हवा निकल जाती है ना बाहर। तो वो क्या कर रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है इक्वली हर डायरेक्शन में, इस चलते तो बाहर जो खुला छेद था उससे बाहर निकल जाती है ना हवा। और कभी टायर पंचर हो जाए तो आप देखो, आप उसमें हवा भरोगे, धीरे धीरे वो निकल जाती है। इसका मतलब क्या है, वो सरफेस पे प्रेशर लगा रही थी, है ना? और जहाँ पे लीक है वहां से सारी हवा निकल गई। इसीलिए ना, अगर वो प्रेशर नहीं लगा रही होती सरफेस पे, तो वो निकलती ही नहीं हवा, है कि नहीं? अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपके ज्योग्राफी में भी काम आएगा, आपके साइंस में भी काम आएगा ही आएगा, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा काम आएगा। देखो, हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है ना? चारों तरफ हवा है, और इस इन्वेलप ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ छत तक है, या 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है वहां तक है। ये कई किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है अर्थ के सरफेस से, है ना? हम जहाँ पे खड़े हैं अर्थ के सरफेस पे, इससे कई किलोमीटर ऊपर तक, 500-600 किलोमीटर ऊपर तक। सोच के देखो, आपके शहर से 500 किलोमीटर दूर कौन सा शहर पड़ता है ना? ऑलमोस्ट, मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ से ऑलमोस्ट कानपुर पड़ जाएगा 500 किलोमीटर शहर, या फिर और भी बहुत दूर दूर के शहर पड़ जाएंगे। तो इतनी ऊंचाई तक भी आपका क्या है, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। अब आप सोचो, हम छोटे से बैलून में हवा भर रहे हैं, वो इतना प्रेशर लगा रहा है, तो क्या इतनी सारी हवा जो हमारे सर के ऊपर है, वो प्रेशर नहीं लगा रही होगी? सोच के देखो, है ना? और हम कह रहे हैं सब चीज ग्रेविटी खींचती है नीचे, तो क्या ग्रेविटी एयर को नहीं खींच रही होगी नीचे? है, बिल्कुल खींच रही होगी। हमें तो नीचे खींच रखा है ग्रेविटी ने, तो एयर को भी नीचे ही खींचती होगी, है कि नहीं? अब इसके लिए दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपके बुक में। आप क्या करो, एक ना सक्शन वाला आता है, स्मॉल रबर कप आता है ना, सक्शन वाला ऐसे। अगर आप उसको किसी सरफेस पे लगाओ, है ना, और उसके बीच की हवा निकाल दो, और फिर उसको निकालने की कोशिश कर, फिर उसको हटाने की कोशिश करो उस सरफेस से, तो आप कभी भी नहीं हटा पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि आप उसको कभी हटा ही नहीं सकते। लेकिन हम पूरी हवा उसमें से निकाल नहीं सकते, इस चलते वो हट जाता है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम पूरा सक्शन कर सकें, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा, हट पाएगा। कार के डेंट्स ऐसे ही निकालते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, ऐसे चिपका देते हैं जहाँ पे डेंटेड पार्ट है, उसके बाद उसको खींचते हैं पीछे, है ना? तो वो अपनी जगह पे आ जाता है सरफेस, फिर ये हटा लेते हैं उसको, है ना? इसी तरीके से आप देखो, हमारे ये एग्जांपल में दे रखा है कि हमारे सर के ऊपर में कंटिन्यूअस एयर का कॉलम का प्रेशर है, और हमारे सर के ऊपर कितनी ऊपर, हजार, कई 100 किलोमीटर ऊपर तक जो एयर हमारे सर के ऊपर है, वो हम पे प्रेशर लगा रही है ना?
अब ये प्रेशर जो है ऊपर वाला, तो क्वेश्चन उठेगा सर इतना प्रेशर हमारे ऊपर है तो हम क्यों नहीं दब जा रहे? हम इसलिए नहीं दब रहे क्योंकि जितना ऊपर प्रेशर है उतना ही हमारे अंदर भी प्रेशर है ना? तो इनर आउटर प्रेशर इक्वल होके कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हम नहीं दब पा रहे हैं। ठीक है। एक जर्मन साइंटिस्ट था, ऑटो वॉन गुरेक, 17वीं सेंचुरी में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया कि एक वेसल लिया, ठीक है, उसको काटा उसने बीच में से, और उसने सारी हवा निकाल डाली बीच की पंप से, ठीक है, एयर प्रेशर से, और उसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया दोबारा से। और फिर इसने क्या किया, इन दोनों हेमिस्फेयर में घोड़ों को अटैच कर दिया, ठीक। और फिर घोड़ों ने बहुत ताकत लगाई, पूरी जान लगा डाली, लेकिन वो दोनों हेमिस्फेयर को अलग नहीं कर पाए। ठीक है। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अंदर में हवा ही नहीं रह गई। तो बाहर का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है जिसको ये लोग ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये था छोटा सा चैप्टर, होप आपके समझ में आ गया हो सारा कुछ। मैंने पूरी कोशिश की डिटेल में ही पढ़ाऊँ, जल्दी भी पढ़ाऊँ, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में लिख के भेजना, फिर से आपको ट्राई करूँगा समझाने की। और 1 से 2 बार वीडियो देख लिया करो आराम से, कोई जल्दी तो है नहीं, कोई पैसा तो लग नहीं रहा, तो आराम से पढ़ लो, देख लो। उसके बाद फिर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं जरूर आपको बताऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आपको डाउट क्लियर करने की, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।